Hello everyone, welcome back to our platform. I am Ekta Misra. Today I must start a topic of the French Revolution and the idea of the nation. बेटा इससे पहले मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिटेल में लाइन टू लाइन डिस्कस कर चुकी हूँ जो प्रीवियस वीडियो है उसमें। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि उससे ही रिलेटेड ये यहाँ से सेकेंड टॉपिक इसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन वीडियो है, वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नेम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। देखिए, अगर हम बात करें द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, तो इसका अर्थ है फ्रांस क्रांति और राष्ट्र की अवधारणाएं। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन और आइडियाज ऑफ द नेशन, नेशन के आइडिया। ठीक है, और फ्रांस की क्रांति। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ जो राइटर हैं वो बताते हैं कि जो नेशनलिज्म की स्टार्टिंग हुई सबसे पहले फ्रांस से हुई थी 1789 में। फ्रांस की क्रांति मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। लोगों को यह एहसास कराया गया कि देश किसी राजा की निजी संपत्ति नहीं होता है, बल्कि देश उनके नागरिक का होता है। जो पीपल्स, जो सिटीजन्स वहाँ रह रहे हैं, उन लोगों का भी देश होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The first clear expression of nationalism come the French Revolution in 1789। देखिए, इस लाइन का अर्थ है कि राष्ट्रवाद का पहला स्पष्ट रूप, मतलब जो क्लियर एक्सप्रेशन है वो 1789 की फ्रांस की क्रांति, जो फ्रेंच का रेवोल्यूशन में दिखाई दिया था। जैसे कि फ्रांस के जो पहला रेवोल्यूशन हुआ था, क्रांति से पहले लोग अपने राजा के प्रति वफादार थे। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, इससे पहले लोग क्या करते थे, जो उनका राजा कहता था, जो किंग कहता था, वही होता था। लेकिन इसके बाद क्या होने लगा, लोग अपने देश के लिए जीने लगे। अब क्या है, देश हमारा है, इसलिए शान भी हमारा होना चाहिए। यहीं से जो मॉडर्न नेशनलिज्म का बर्थ हुआ था। नेक्स्ट है, फ्रांस एज यू वुड रिमेंबर वॉज अ फुल फ्लेग्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूलर ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्च। 1789 से पहले फ्रांस में राजा जो लुइस, सबसे पहले हम बात करें, एक किंग थे जिनका नाम था लुइस 16। क्या नाम था? लुइस 16 था। लुइस 16 एक किंग थे जो कि इन्होंने समाज को 3 वर्ग में बांटा था। पहला था क्लर्गी, दूसरा नोवेल्टी, तीसरे कॉमन पीपल्स थे। सबसे अधिक जो टैक्स फुलफिल कर रहे थे वो समान जनता देती थी, मतलब जो कॉमन पीपल्स लोग रहते थे देश में वही देते थे। यही असमानता के कारण यह रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, तो जो ये लाइन है, फ्रांस एज यू वुड रिमेंबर वॉज अ फुल फ्लैग्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूलर ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क। इसका अर्थ है कि 1789 में जो फ्रांस का एक संगठित राज्य था। संगठित राज्य का मतलब है जो एक संगठित राज्य था, उन्होंने क्या किया था कि लेकिन राजा जो थे वो निरंकुश थे। एब्सोल्यूट मोनार्की वहाँ चल रही थी। ठीक, एब्सोल्यूट मोनार्की का अर्थ है कि राजा की शक्ति पर कोई रोक नहीं थी। एब्सोल्यूट मोनार्क का मतलब होता है कि जो राजा था जो चाहेगा वो करेगा, उसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा। वह कर लगा सकता है, वह युद्ध करा सकता है, जनता की कोई राय नहीं लेता था। जैसे कि आज के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि जनता को भी अधिकार देता है बोलने का। पर पहले के टाइम पे क्या था, जो किंग ने बोल दिया बस वही होना है। ठीक है, उसको ना युद्ध करना है तो युद्ध होगा, आपको इतना टैक्स देना है तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। जो राजा के कानून होगा उसी के हिसाब से जनता चलेगी। ठीक है, तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है एब्सोल्यूट मोनार्क। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज द केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस लाइन का अर्थ क्या होगा, क्रांति के बाद केवल सरकार ही नहीं बदलती, बल्कि संविधान बदला, कानून बदले, प्रशासन बदला, नागरिक के अधिकार बढ़े। यानी पूरे राजनीतिक ढांचे, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, पूरा चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, लीड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्क एंड बॉडी ऑफ द फ्रेंच सिटीजन्स। सबसे पहले एक मीनिंग है सॉवरेनिटी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ मतलब होता है सर्वोच्च दाता। सबसे पहले सर्वोच्च शक्ति राजा के पास थी,
लेकिन फ्रांसीसी जो क्रांति हुई, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद में जो शक्ति थी वो जनता को दे दी गई। अब देश का मालिक राजा नहीं बल्कि कौन हो गए, नागरिक हो गए। जैसे कि आज भारत में सरकार जनता चुनती है, ठीक है। जैसे कि अगर पीएम का जो इलेक्शन होते हैं वो जनता के थ्रू होते हैं, तो ऐसा ही हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। जो जनता थी वही चुनेगी कि उनका किंग कौन होगा। यह विचार सबसे पहले जो फ्रेंच रेवोल्यूशन को मजबूत बनाता था, इस वजह से ये मोस्टली कंट्रीज में अपनाया गया, ठीक है। द रेवोल्यूशन प्रोक्लाइम दैट इट वॉज द पीपल हु वुड henceforth constitute in the nation shape of destiny। देखिए, क्रांत जब रेवोल्यूशन के बाद ये हुआ कि अब असली जो शक्ति होगी वो जनता के पास होगी। देश का भविष्य राजा नहीं बल्कि नागरिक तय करेंगे। यही लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर एंड प्रैक्टिसेस। मीन दैट क्रांति जो रेवोल्यूशन हुए, नेताओं ने शुरुआत से ही ऐसे कदम उठाए जिसने पूरे फ्रांस के लोगों को एकता की भावना विकसित हो गई। मतलब सब एकजुट हो गए, एक साथ हो गए। जब यूनिटी होगी तभी कोई भी रेवोल्यूशन जो होगा वो सक्सेसफुल हो पाएगा, ठीक है। फ्रॉम इट प्रैक्टिसेस, मेजर प्रैक्टिसेस, ठीक है, दैट कुड क्रिएट अ सीन करेक्टली आइडेंटिफाई अमॉन्गस्ट द फ्रांस पीपल्स। कलेक्टिवली आइडेंटिटी मीन्स दैट, इसका मतलब होगा सामूहिक राष्ट्रीय पहचान। मतलब राष्ट्र में एक पहचान जो जिसकी होगी वही सभी पूरी जनता की एक ही पहचान होगी, ठीक है। जैसे कि यानी सभी लोग स्वयं को पहले फ्रांसीसी मानेंगे, ना कि केवल अपने गांव या प्रांत का निवासी मानेंगे। आज हम सबसे पहले कहते हैं कि मैं भारतीय हूँ, जैसे कि, ठीक है। यह एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है हम लोगों की। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ ला पैट्री द फादरलैंड एंड ली साइटोयन द सिटीजन, ठीक है। दो आइडिया है। पहला द ला पैट्रे, इसका मतलब क्या है पहले ये देखिए। यहाँ दो फ्रांस शब्द आए। पहला है ला पैट्रे। ला पैट्रे का मतलब होता है मातृभूमि, पितृभूमि, ठीक है, यानी हमारा देश। ले साइटोयन का मतलब होता है सिटीजन, ठीक है। ले साइटोयन का मतलब होता है कि हम सिटीजन हैं, और इसका मतलब होता है पितृभूमि, मातृभूमि। एम्फेसाइज द नेशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी, ठीक है। अब हर व्यक्ति केवल राजा की प्रजा नहीं बल्कि देश का नागरिक होगा। नेक्स्ट है अ न्यू फ्रेंच फ्लैग और ट्राई कलर वॉज क्लोज इन टू रिप्लेस द फॉर्म रॉयल स्टैंडर्ड। नहीं, एक लाइन लीव हो गई है। एम्फेसाइज द नेशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी मीन दैट, इसका अर्थ है कि सभी लोग मिलकर एक राष्ट्र बनाते हैं। कोई ना ऊंचा है, कोई ना नीचा, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं है, कोई विशेष अधिकार नहीं है, सभी लोग समान हैं। एंजॉय द इक्वल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और यह पहली बार था कि समान अधिकार मिले, और इसके साथ साथ सभी कानून के समान बराबर थे। मतलब सभी के लिए बराबर थे, सभी को न्याय मिलेगा, सभी नागरिक को समान अधिकार होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल। एक टर्म है नेशनलिज्म, वो आपको हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं क्या होता है, पर फिर भी हम बता दें। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, सम्मान, एकता और समर्पण की भावना होना ही नेशनलिज्म है। सेकेंड वर्ड है सॉवरेनिटी, इसका मतलब है देश का सर्वोच्च शक्ति जो होगी। कलेक्टिवली आइडेंटिफाई का मतलब होता है मतलब जो राष्ट्रीय पहचान होगी, ठीक है, वो सभी की एक होगी। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है देश का एक ऐसी बुक जो पूरे देश का कानून बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है अ न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर वॉज चूजन और रिप्लेस अ फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। इसका मतलब है क्रांति से पहले फ्रांस का अपना राष्ट्रीय झंडा नहीं था, लेकिन राजा का एक रॉयल स्टैंडर्ड राजकीय ध्वज था जो केवल राजा की सत्ता का प्रतीक था, ठीक है। जो 1789 की क्रांति के बाद क्रांतिकारियों ने कहा अब देश राजा का नहीं जनता का है।
इसलिए पुराने जो राज्य के झंडे हैं, ट्राई कलर फ्लैग है, जो ब्लू, वाइट और रेड था, अपनाया गया। ठीक है, इसमें ब्लू और लाल रंग पेरिस शहर का प्रतीक था, जो ब्लू कलर था और रेड कलर था। इसको पेरिस का सिंबल बोला गया। ठीक है, सफेद रंग पहले राजशाही का प्रतीक था, जिसे एक नए राष्ट्र के साथ जोड़ दिया गया। यह झंडा राष्ट्रीय एकता और समानता का प्रतीक था। नेक्स्ट है, द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड बाय द नेशनल असेंबली। ठीक है, क्रांति से पहले फ्रांस, जो रेवोल्यूशन हुआ था, इससे पहले फ्रांस में स्टेट जनरल नाम की एक सभा थी। क्या, किस नाम की थी? स्टेट जनरल नाम की एक सभा थी। ठीक है, जिसको 3 वर्गों में बांटा गया था। इलेक्टेड बाय द बॉडी एक्टिव सिटीजन रीनेम्ड द नेशनल असेंबली, जिसको 3 वर्गों में बांटा गया। इसको डिवाइड कर रखा था इन्होंने 3 बार। लेकिन जो रेवोल्यूशन आया, इसके बाद इसमें बड़ा परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ? अब एक्टिव सिटीजन यानी कि कर देने वाले वयस्क पुरुष, जो बड़े पुरुष थे, नागरिक थे, उन्होंने प्रतिनिधित्व का चुनाव करने लगे। ठीक है, इस नई व्यवस्था में ई स्टेट जनरल का नाम बदल दिया गया। उसका नाम रखा गया क्या? नेशनल असेंबली। न्यू हाइमन्स वॉज कंपोज्ड ओथ नेशनल असेंबली। इसका महत्व क्या था, पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट लाइन बताते हैं। इस नई व्यवस्था में स्टेट जनरल का नाम बदला गया, उसका नाम रखा गया नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय सभा रखा गया। इसकी इम्पोर्टेंस थी, पहले सत्ता राजा के हाथ में थी, अब जनता में चुने हुए प्रतिनिधित्व कानून बनाने लगे। मतलब कि यह आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआत थी। यहाँ से स्टेट जनरल मतलब एक स्टेट का किंग हुआ, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। अब क्या हुआ? नेशनल असेंबली मतलब पीपल जितने भी हैं कंट्री के, वो डिसाइड करेंगे कि हमारा किंग कौन होगा। न्यू हाइमन्स वॉज कंपोज्ड ओथ टेकन एंड मार्टर्स कमॉन्ड्रेटेड एट इन द नेम ऑफ द नेशन। ठीक है, नेम ऑफ द नेशन, इसका अर्थ क्या है? राष्ट्र की भावना मजबूत करने के लिए कई नए कदम उठाए गए, जैसे कि नए राष्ट्रीय गीत बने, लोगों से राष्ट्र के प्रति निष्ठा मतलब ओथ, शपथ, प्लेज दिलाई गई। क्रांति में शहीद हुए लोगों को मार्टिर के रूप में सम्मान दिया गया, जो लोग शहीद हुए थे उनको सम्मान मिला। ठीक है, जैसे कि फ्रांस का प्रसिद्ध जो नेशनल सॉन्ग है वो है ला मर्सलेस। इसी समय लोकप्रिय हुआ था। इसका उद्देश्य था कि लोगों में देशभक्ति को जगाना। इसका मेन एम क्या था? लोगों में देशभक्ति को जगाना। A centralized administrative system was put in a place and formulated uniform law of all citizens with its the tertiary। इसका मतलब है क्रांति से पहले अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नियम चलते थे। जैसे कि क्या है? द सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस। ठीक है, मतलब अपना एक एरिया में अलग अलग कानून चलते थे। लेकिन अब पूरे फ्रांस में एक केंद्रीकृत प्रशासन, अब सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना, जिसकी वजह से क्या हुआ? पूरे देश में एक समान सरकार बनी, एक प्रशासन, एक जैसी व्यवस्था हो गई। एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन विद टर्सरी। इसका मतलब है पहले हर क्षेत्र को अलग अलग कानून, हर क्षेत्र के अलग अलग कानून थे। अब क्या हुआ? पूरे फ्रांस में एक समान कानून, यूनिफॉर्म लॉ लागू किए गए। इसमें सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार मिला। अब कोई व्यक्ति केवल जन्म के आधार पर विशेष अधिकार नहीं पा सकता था। नेक्स्ट लाइन है, इंटरनल कस्टम ड्यूटी ड्यू टू वॉज एबॉलिश्ड। पहले यदि कोई व्यापारी एक शहर से दूसरे शहर जाता था तो उसे हर जगह टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, अगर वो इस स्टेट से दूसरे स्टेट में गया तो यहाँ भी उसे टैक्स देना पड़ेगा। क्रांति के बाद क्या हुआ? जो इंटरनल कस्टम ड्यूटी थी वो समाप्त कर दी गई। कौन सी? इंटरनल कस्टम ड्यूटी, उसको ड्यू टू द एबॉलिश मतलब ख़त्म कर दिया गया। ये टैक्स दूसरे स्टेट जाने पे नहीं देना पड़ता था। लाभ, व्यापार आसान हो गया। इससे क्या बेनिफिट हुआ कि जो लोग बिजनेस करते थे उन्हें आसान हो गए, वस्तुएं सस्ती मिलने लगी। पूरे फ्रांस में आर्थिक एकता भी बढ़ गई। ठीक है, आ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वॉज अडॉप्टेड। ठीक है,
इसका मतलब है पहले अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग माप तौल की प्रणाली थी। कहीं 1 किलो का अलग अर्थ होता था, कहीं अलग होता था। इससे व्यापार में परेशानी होती थी। इसलिए पूरे देश में एक समान वेट का मेजरमेंट लाया गया, लागू किया गया। इसका इम्पोर्टेंस थी कि व्यापार में सुविधा बढ़ाना, धोखाधड़ी कम होना, राष्ट्रीय बाजार को विकसित करना। ठीक है। रीजनल डिलेक्टेड एंड डिस्करेज, इसका मतलब है फ्रांस में कई स्थानीय बोलियां थीं, जैसे कि ब्रिटोन थी, ऑसिटन थी, प्रोवेंकल थी। जैसे कि तीनों में लैंग्वेज का नाम नोट करिए। 3 लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? ब्रिटोन थी, ये स्टेट लैंग्वेज थी जो पहले के लोग थे वो लोग यूज़ करते। ऑसिटन थी, नेक्स्ट है प्रोवेंकल थी। इन तीनों लैंग्वेज को ख़त्म कर दिया गया। मतलब फ्रांस में कई स्थानीय बोली थी, ख़त्म नहीं किया गया, स्थानीय बोली थी, मतलब रीजनल लैंग्वेज थी। इसकी जगह सरकार ने एक बोली, इन बोलियों की बजाय एक बोली दी, वो दी कौन सी? फ्रेंच, ओनली फ्रेंच को बढ़ावा दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है रीजनल डिस्करेज इन अ फ्रेंच एंड फ्रेंच इट द टेकन स्पोकन एंड रिटन द इन पेरिस। फ्रेंच एंड इट वॉज रिटन French as a spoken and written in Paris become the common language of the nation. पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच भाषा को पूरे देश में राष्ट्रीय भाषा बनाया गया। इसका मेन एम था कि पूरे देश के लोग एक दूसरे को समझ सकें, राष्ट्रीय एकता मजबूत हो सके और प्रशासन आसान हो सके। नेक्स्ट है व्हेन द रेवोल्यूशन फर्दर डिक्लेयर्ड। फ्रांसी क्रांति जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसमें कहा गया, हम केवल अपने देश को ही स्वतंत्र नहीं बनाएंगे, हम यूरोप के अन्य देशों को भी निरंकुश शासन से मुक्त कराने में मदद करेंगे। टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिपोजिशन। टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिपोजिशन, इसका मतलब है कि डिपोजिशन का अर्थ होता है निरंकुश शासन। ठीक है। क्रांतिकारियाँ जो थे, क्रांतिकारियों का, रेवोल्यूशनरीज जो थे, उनका मेन एम था जहाँ भी राजा लोगों पर अत्याचार करे वहाँ स्वतंत्रता और लोकतंत्र का संदेश पहुँचाया जाए। मेन एम उनका क्या था कि पूरे में ये चीज़ से अवेयर करवाना। ठीक। इन अदर वर्ड टू हेल्प द पीपल यूरोप इट बिकम नेशन। ठीक। when the news of the event of France reached in a different city of the Europe. When the news event France reached different city of Europe. जब फ्रांस थे, फ्रांस के रेवोल्यूशन की खबर पूरे यूरोप में पहुंची तो वहाँ के लोग भी प्रेरित हुए। उन्होंने सोचना शुरू किया कि यदि फ्रांस में जनता अपने अधिकार पा सकती है तो हमें क्यों नहीं मिल सकते। ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगेन स्टार्टिंग एंड जैकोबिन क्लब। यूरोप के कई देश के स्टूडेंट्स, ठीक, एजुकेटेड मिडिल फैमिलीज़ के लोगों ने कहाँ गए? जैकोबिन क्लब बनाए। इन जो ये क्लब था इसमें लोग स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, राष्ट्रवाद पर चर्चा करते थे। यहीं से नेशनलिज्म का जो रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। द एक्टिव प्रिपेयर द वे फॉर द फ्रेंच आर्मी। द एक्टिविटीज एंड कैंपेन प्रिपेयर टू द फ्रेंच आर्मी। यहीं से इन क्लब से लोगों में इतना उत्साह पैदा कर दिया कि बाद में जब फ्रांस सेना अपने देश पहुंची, अन्य देशों में पहुंची, तो बहुत से लोग ने उनका स्वागत किया क्योंकि वे स्वतंत्रता और समानता संदेश लेके गए थे। एक डायग्राम था ये। द कवर द जर्मन अल्मेनाक डिजाइन ऑफ द जर्नलिस्ट एंड्रेस रिवरमैन इन 1798। इसमें क्या था? इस डायग्राम में 1798 के एक जर्मन अल्मैक का कवर दिखाया गया है। इसमें बताया गया है कि फ्रांस की वर्सटाइल जेल को टूटते हुए दिखाया गया है। यह संदेश देता है कि जैसे कि फ्रांस में वर्सटाइल का पतन निरंकुश शासन का अंत का प्रतीक था, वैसे ही जर्मनी के लोग भी अपने देश में स्वतंत्रता और लोकतंत्रता भी चाहते थे। नेक्स्ट, फ्रेंच आर्मी बिगेन टू कैरी
आइडिया ऑफ नेशन अवार्ड। और फ्रेंच की जो आर्मी थी वो अपने आइडियाज़ को नेशन में फैलाने लगे, जैसे कि बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, मच ऑफ इटली इन 1790s। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि 1790 इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ, उसके बाद क्रांति के विचार तेज़ी से फैलने लगे थे। 1790 के दशक में फ्रांस के कई यूरोपीय क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था। यह केवल युद्ध नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद के विचारों का प्रसार भी था। ठीक है, अब है विद द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरी वॉर। ठीक है, इसका मतलब है, अब हम समझते हैं कि रिवोल्यूशनरी वार का अर्थ क्या, आउटब्रेक का अर्थ क्या है, शुरुआत होना। रिवोल्यूशनरी वार में युद्ध थे जो फ्रांस क्रांति के बाद फ्रांस और यूरोपीय देशों के बीच हुए थे। ये युद्ध क्यों हुए थे? ऑस्ट्रिया, प्रशा और अन्य राजतंत्रीय देशों को डर था कि यदि फ्रांस सफल हो गया तो उनके देश में भी जनता विद्रोह कर सकती है। इसलिए उन्होंने फ्रांस पर हमला किया। फ्रांस ने भी उनकी अपनी क्रांति की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है द फ्रांस आर्मी बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनल अवार्ड। और यह पूरे पैराग्राफ में सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। इसका अर्थ है फ्रांस सेना जहाँ जहाँ गई वहाँ केवल सैनिक ही नहीं पहुँचे, बल्कि उनके साथ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड नेशनलिज्म पहुँचा। अवार्ड का अर्थ होता है सबसे पहले अपने देश से के बाहर, अर्थात फ्रांस सेना फ्रांस के बाहर जाकर अन्य देशों में राष्ट्रवाद का संदेश लेकर गई थी। ठीक है, अब है ये मैप को चलिए हम समझते हैं। मैप ये क्या, कौन सा मैप है, किसका मैप है? सबसे पहले हम देखते हैं यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वेना 1858। सबसे पहले हम कांग्रेस ऑफ वेना को समझेंगे 1815 में। ये क्या थी? देखिए, 1850 में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई थी। हार के बाद यूरोप के बड़े देश जैसे वेना, ऑस्ट्रिया की राजधानी में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मेन उद्देश्य था कि यूरोप में पीस लाना, मतलब शांति को स्थापना करना, पुराने राजाओं को फिर से सत्ता देना, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद के प्रभाव को कम करना, यूरोप का नया नक्शा तैयार करना। इसलिए ये जो डायग्राम है यूरोप आफ्टर द कांग्रेस वेना 1815। ठीक है, इस मैप में क्या क्या है चलिए पॉइंट टू पॉइंट हम समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन किस जगह है? ये है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में मैप, जो ग्रेट ब्रिटेन है मैप में, इसके अंतर्गत आते थे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल। इंग्लैंड आ गया, स्कॉटलैंड आ गया और वेल आ गया। ये तीन जो स्टेट थे इसमें शामिल थे। इसके पास आयरलैंड भी दिखाई गया है, जैसे ये है। ठीक है, उस समय ग्रेट ब्रिटेन यूरोप का सबसे शक्तिशाली देश था। इसके पास बड़ी सेना थी। यह उद्योग में भी सबसे आगे था। इस देश के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरी दुनिया में फैला था। सेकेंड है फ्रांस। फ्रांस कहाँ दिया गया है? फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस है, यह वही देश था जहाँ 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी। लेकिन 1815 में नेपोलियन की हार के बाद फ्रांस की सीमाएं छोटी कर दी गई थी ताकि वह फिर से कभी पूरे यूरोप पर कब्जा ना कर सके। फ्रांस है कहाँ? ये फ्रांस है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेन। स्पेन की अगर हम बात करें, ये स्पेन है। फ्रांस के जस्ट नीचे स्पेन है। स्पेन एक स्वतंत्र राजतंत्र था, लेकिन नेपोलियन ने यहाँ भी हस्तक्षेप किया था। बाद में वेना कांग्रेस ने पुराने राजा को वापस सत्ता दिलाई थी। ठीक है, किसने? जो यूरोप के कांग्रेस के वेना इनके किंग थे, इनको पुनः सत्ता दिलाई गई थी। उसके बाद है ऊपर इस साइड पोर्टुगल। पोर्टुगल में क्या था? यह भी एक स्वतंत्र राज्य था। उस समय इसका विशाल उपनिवेश राज साम्राज्य था। विशेष रूप से ब्राज़ील हो गया, पुर्तगाल हो गया, ये सबसे बड़े उपनिवेशक थे मतलब। और फोर्थ पॉइंट है नीदरलैंड। नीदरलैंड कहाँ पे है? ये है। नीदरलैंड का क्या था? नेपोलियन की हार के बाद बेल्जियम और नीदरलैंड को मिलकर एक मजबूत राज्य बनाया गया। क्यों?
ताकि भविष्य में फ्रांस उत्तर दिशा से विस्तार ना कर सके, इस वजह से। नेक्स्ट है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड फ्रांस के और ऑस्ट्रिया के चारों तरफ से घिरा हुआ है फ्रांस, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड को नेचुरल स्टेट घोषित किया गया, न्यूट्रल स्टेट घोषित किया गया। क्यों किया गया? न्यूट्रल का अर्थ होता है ये किसी भी युद्ध में किसी एक पक्ष का साथ नहीं देगा। आज भी स्विट्ज़रलैंड अपने न्यूट्रल पॉलिसी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है जर्मन स्टेट। जर्मन स्टेट कहाँ पे है? जर्मन स्टेट में आता है पर्सिया, बावरिया एंड हैमोवर, ये दिए गए हैं। ये पर्सिया, ये क्या है? ये है जर्मन स्टेट। ये भी कई अन्य छोटे छोटे पार्ट्स में था, क्योंकि ये 1850 में जर्मनी का नाम कोई देश नहीं था, जर्मनी के नाम का कोई देश ही नहीं था। लगभग 39 स्टेट में ये बटा हुआ था। बाद में 1871 में बिस्मार्क ने इन सबको जोड़कर जर्मनी बनाया था, ठीक है। कब बनाया था? 1871 में बिस्मार्क ने सबको जोड़ के एक स्टेट किसको बनाया? जर्मनी को। ये 32 में बटा हुआ था, 32 स्टेट्स में, ठीक है। अब है पर्सिया। पर्सिया कहाँ है? ये दिया हुआ है, ये पर्सिया है। पर्सिया जो था ये भी बहुत पावरफुल था, जर्मन स्टेट था। इस राज्य के बाद में जर्मनी का नेतृत्व किया गया। बिस्मार्क यहीं के प्रधानमंत्री थे। जो बिस्मार्क थे वो प्राइम मिनिस्टर रसिया के ही थे, पर्सिया के, ठीक। अब है ऑस्ट्रेलियन एम्परर। ऑस्ट्रेलियन एम्परर में ये देखिए गैलिका, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब आते हैं। ये बहुत बड़ा साम्राज्य था। इसके अंदर ऑस्ट्रिया, हंगरी, गैलिसिया और कई अन्य जातियों के लोग भी रहते थे, यानी कि एक एम्परर में कई नेशनलिटीज़ थीं। यही कारण था कि बाद में यहाँ राष्ट्रवाद तेजी से बढ़ा। रशियन एम्परर मैप का सबसे बड़ा भाग है। रशियन एम्परर यह पूरे यूरोप का सबसे विशाल साम्राज्य था। इसके अंदर कई अलग अलग भाषाएं, धर्म, संस्कृति, लेकिन शासन केवल सार यानी रूस के सम्राट के हाथ में ही था। कौन सा? रशियन एम्परर सबसे बड़ा था, लेकिन एक ही किंग इस पे राज्य कर रहा था, उसका नाम था शार, ठीक है। ऑटोमन एम्परर ये दिया हुआ है। इसमें क्या था? ये तुर्किश का विशाल साम्राज्य था, पोर्टुगल तुर्किश का था, ठीक है। और इसके अंदर भी बहुत सारे आते थे, जैसे कि ग्रीस हो गया, क्राइट्स हो गया, किप्रोस हो गया, सीरिया हो गया। ये सारे देश इसके स्टेट जो थे इसके अंतर्गत आते थे, क्षेत्र। नेक्स्ट है इटली। इटली जो था वो मैप में दिखाई नहीं देता, क्योंकि इटली भी कई छोटे छोटे राज्य में बटा हुआ था। किंगडम ऑफ टू सर्सेस, सदानिया, कॉर्सियस, स्मॉल स्टेट वॉज द गिरवाल्डी और कैवर, इन राज्यों को जोड़कर इटली को बनाया गया था। अब आती है बात ग्रीक की। ग्रीस जो था उस समय ऑटोमन एम्परर के प्रभाव में था, लेकिन 1821 में ग्रीक नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ। 1832 में ग्रीस स्वतंत्र देश बना, ठीक है। 14 में आता है डेनमार्क, 14 नंबर पे। डेनमार्क जो था एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण देश था। उसके अधीन आइसलैंड भी था, ठीक है। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नॉर्वे एंड सूडान की अगर हम बात करें, नॉर्वे और सूडान की, ये जो ऊपर ये डेनमार्क है और ये है नॉर्वे एंड सूडान। नॉर्वे एंड सूडान 1815 में नॉर्वे को सूडान बोला गया था, के साथ जोड़ा गया था, ठीक है। पोलैंड की बात अगर हम करें, पोलैंड क्या है? पोलैंड स्वतंत्र देश नहीं था। इसे रसिया, पर्सिया और ऑस्ट्रिया में बांट लिया गया था, इसलिए पॉलिश नेशनलिज्म बहुत मजबूत हो गया था। ये जो पूरा मैप है ये हमको बताता है कि 1815 में यूरोप अलग अलग एम्परर में छोटे छोटे राज्य में बटा हुआ था। अगले 50-60 वर्ष में नेशनलिज्म के कारण जर्मनी, इटली, ग्रीस, रोमियो जैसे आधुनिक राष्ट्र बने, ठीक। और ये इन सब का अपना अपना देश बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट है with the white swath of the tertiary that came under this control. नेपोलियन ने केवल फ्रांस पर ही शासन नहीं किया, बल्कि उसमें युद्ध के माध्यम से यूरोप के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और
अगर हम बात करें वाइड स्वेथ ऑफ टर्सरी, इसका अर्थ होता है बहुत बड़ा क्षेत्र, बिग रीजन। ठीक है। नेपोलियन के नियंत्रण के आने पर प्रमुख क्षेत्र जैसे कि इटली हो गया, बेल्जियम हो गया, नीदरलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, जर्मनी के कई राज्य थे, पोलैंड के कुछ भाग थे, यानी उसका साम्राज्य पूरे यूरोप में फैल चुका था। नेक्स्ट लाइन है, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन फ्रांस। नेपोलियन ने फ्रांस में जो सुधार किए थे वही सुधार उसने अपने अधीन आने वाले अन्य देशों में भी लागू किए, क्योंकि उसका उद्देश्य था प्रशासन को बेहतर बनाना, कानून को समान बनाना, जनता के कुछ अधिकार देना और शासन को आधुनिक बनाना। ये सब उसके इम्पोर्टेंट मुख्य उद्देश्य में एम थे। इस वजह से नेपोलियन ने फ्रांस में भी वही सुधार किए थे जो उसके अधीन अन्य देश में भी आए थे। नेक्स्ट है, थ्रू अ रिटर्न ऑफ मोनार्क नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी ऑफ फ्रांस। थ्रू द रिटर्न मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेसी इन फ्रांस। इसका अर्थ है शुरुआत में फ्रांस में लोगों का लोकतंत्र आया था, लेकिन बाद में नेपोलियन स्वयं सम्राट एम्परर बन गया था। इस प्रकार से उसने लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया और फिर से राजतंत्र स्थापित कर लिया था। इसकी इम्पोर्टेंट बात यह है कि नेपोलियन ने लोकतंत्र को कमज़ोर किया, लेकिन उसने कुछ अच्छे सुधार भी किए। यही कारण था कि इतिहास में उसके बारे में मिश्रित राय मिली थी कि क्योंकि उसने लोकतंत्र भी इसकी स्थापना की और साथ में राजतंत्र की भी स्थापना की थी। बट द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकरप्टेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल। इसका अर्थ है भले ही नेपोलियन ने लोकतंत्र समाप्त कर दिया था, लेकिन उसने प्रशासन में फ्रांसीसी क्रांति के कई अच्छे सिद्धांत अपनाए थे। क्या बोल रहा है, करप्टेड प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक अ होल सिस्टम रेशनल एंड एफिशिएंट प्रिंसिपल। देखिए, जैसे कि समानता हो गई, योग्यता के आधार पर नौकरी देना, आधुनिक प्रशासन, एक समान कानून, ये सब चीज़ें उसने दिए थे। इसके बाद है इन ऑर्डर टू मेक होल सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट। ठीक है, इसका अर्थ है रेशनल का अर्थ होता है तर्क संगत, ठीक है, और एफिशिएंट का अर्थ होता है अधिक प्रभावी। नेपोलियन चाहता था कि प्रशासन तेज से हो, भ्रष्टाचार कम हो, पूरे देश में एक जैसे नियम हो, जनता को न्याय आसानी से मिले। ठीक है। नेक्स्ट लाइन बोलती है द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजली नोन एज द नेपोलियनिक कोड। ठीक है, यह इस पूरे पेज में सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। 1804 में नेपोलियन ने एक नया कानून बनाया, इसे कहते थे नेपोलियन कोड या फिर तो सिविल कोड ऑफ 1804। ये आधुनिक यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण कोड कानून था, इसमें माना जाता था। नेक्स्ट है डिड अवे विद द ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ। अवे विद द ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ, इसका अर्थ है कि जन्म के आधार पर मिलने वाले विशेष अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे। पहले यदि कोई राजा अमीर परिवार में पैदा होता था तो उसे विशेष अधिकार मिलते थे, लेकिन सभी नागरिक कानून की दृष्टि में बराबर माने जाएंगे। उसने क्या किया था कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी राजा के घर में बेटा होता है तो उसको सारे अधिकार मिलेंगे, उन सब अधिकार को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, सभी जनता को समान अधिकार में रखा था। स्टेबलाइज द इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सिक्योर द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी। कानून के सामने सभी समान हैं, चाहे राजा हो, किसान हो, व्यापारी हो, सैनिक हो, सभी के लिए एक जैसा कानून होगा। यही आधुनिक लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता थी। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू अ रीजन फ्रेंच कंट्रोल इन द फ्रेंच कंट्रोल सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। इसका अर्थ है हर नागरिक को अपनी संपत्ति रखने का अधिकार मिला। पहले राजा का सामंत कभी भी किसी भी भूमि छीन सकता था, अब ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी मिल गया था। दिस कोड वाज
एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर द फ्रेंच कंट्रोल। यह कानून केवल फ्रांस तक सीमित नहीं रहा, जहाँ जहाँ नेपोलियन का शासन था वहाँ वहाँ ये सब कानून लागू किए गए। इस प्रकार आधुनिक कानून पूरे यूरोप में फैलने लगे थे। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड एंड इटली एंड जर्मनी, इन इटली एंड जर्मनी नेपोलियन ने इन सभी क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधार किए। नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, इन देशों में कई प्रशासनिक कानून व्यवस्थाएं की गईं। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। पहले प्रशासन बहुत जटिल था, मतलब बहुत कठोर था। नेपोलियन ने उसे सरल बनाया, जिससे काम जल्दी होने लगे, भ्रष्टाचार कम होने लगा, जनता को सुविधा मिल गई। Abolish the feudal system and fees peasant of the serfdom and memorial due to dues। ठीक है, abolish the feudal system मीन दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है समानती व्यवस्थाएं। इस व्यवस्था में किसान से भारी टैक्स नहीं लिया, बड़ा कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। जमींदारों के पास बहुत अधिकार थे, किसान स्वतंत्र नहीं थे। नेपोलियन ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। फ्रीड पीजेंट एंड सेफ्रडॉन एंड मेनोरियल ड्यूज। इसका मतलब है, सेफ्रडॉन का अर्थ होता है बंधुआ किसान। पहले किसान जमींदार की अनुमति के बिना कहीं नहीं जा सकते थे, ये लगभग गुलाम जैसे ही काम करते थे। नेपोलियन ने उन्हें स्वतंत्र किया। मेनोरियल ड्यूज का मतलब होता है, यानी किसान को जमींदारों को जो सेवाएं अनिवार्य की गई हैं वो उन्हें देनी पड़ती थी, उन्हें भी समाप्त किया गया। नेक्स्ट लाइन है, इन द टाउन टू गाइड द रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। गाइड, कारीगर और व्यापारियों का संगठन। पहले बिना गाइड के अनुमति के कोई भी नया व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता था। नेपोलियन ने प्रतिबंध समाप्त कर दिया और कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकता था। नेक्स्ट है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वॉज इम्प्रूव्ड। नेपोलियन ने सड़कें बनवाई, पुल बनवाए, डाक व्यवस्थाएं सुधारी, संचार व्यवस्थाएं बेहतर की। इससे व्यापार और प्रशासन दोनों तेज से हुए। पीजेंट, आर्टिस्ट, वर्कर एंड न्यू बिजनेसमैन, इन सभी वर्गों में नेपोलियन के सुधारों से लाभ हुआ। किसान स्वतंत्र हुए, कारीगर को नए अवसर मिले, व्यापारियों को स्वतंत्रता व्यापार में मिला, अन्य उद्योगपतियों का विकास हुआ। इसी कारण मध्य वर्ग में नेपोलियन को सुधार का समर्थन भी मिला था। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अब जैसे कि आपने फर्स्ट फिगर आउट को पढ़ा था, फर्स्ट फिगर में बताया गया था कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ये इसका सिंबल है। ऐसे ही इनका सेकंड फिगर है, फिगर नंबर 4 है, द प्लांटिंग ट्री लिबर्टी ज़्यूब्रिकन्स जर्मनी। ठीक है, अब इस डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं इसी वीडियो में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट भी टाइप है, नेक्स्ट इसका टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिगर नंबर 4 है, द प्लांटिंग ऑफ ट्री लिबर्टी इन ज़्वाइब्रुकेन जर्मनी। इसका अर्थ है, जर्मनी में ज़्वाइब्रुकेन नगर में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया जा रहा था। ट्री ऑफ लिबर्टी का क्या था? फ्रांसीसी क्रांति के समय लोगों को एक पेड़ लगाते थे। यह पेड़ ही प्रतीक था स्वतंत्रता का, समानता का, लोकतंत्र का, नए समाज का। यानी यहाँ पर पेड़ लगाया जाता था और यह संदेश दिया जाता था कि अब लोग स्वतंत्र हैं। द सब्जेक्ट ऑफ द कलर प्रिंट ऑफ द जर्मन प्रिंटर कार्ल्स कास्पर फ्रिट्ज। क्या नाम है? जर्मन पेंटर कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज। ठीक है, इस चित्र को जर्मन के एक आर्टिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल कास्पर फ्रिट्ज ने बनाया था। क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों से फ्रांसीसी सेना का व्यवहार देखा था, उन्होंने अपने अनुभव को इस चित्र में दिखाया था। इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द टाउन ऑफ ज़्यूब्रुकेन बाय द फ्रेंच आर्मीज। ऑक्यूपेशन का अर्थ है किसी क्षेत्र पर सेना का कब्जा। फ्रांसीसी सेना में ज़्यूब्रुकेन शहर पर कब्जा कर लिया था फ्रांसीसी सेना ने। अब यहाँ कोई शासन
फ्रांस के नियंत्रण में था। यहाँ का जो शासन था वो पूरा वो फ्रांस के लोग ही कर रहे थे। नेक्स्ट है फ्रांस सोल्जर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द ब्लू वाइट एंड रेड यूनिफॉर्म्स। नीले सफ़ेद और लाल रंग की वर्दी पहन रखी थी यहाँ के लोगों ने, जो यहाँ की सेना थी, सोल्जर्स थे। वे फ्रांस के राष्ट्रीय ध्वज ट्राई कलर के रंग हैं, इसी से पता चलता था कि ये फ्रांस के सैनिक हैं। हैव बीन पोर्ट्रेड एज प्रोसेसर्स अपोजर्स। अपोजर्स का अर्थ है अत्याचारी या दमन करने वाले लोग। जो अपोजर्स थे उनका चित्र, जो आर्टिस्ट थे उनका, वो कहना चाहते हैं कि फ्रांस सैनिक लोग स्वतंत्रता देना नहीं बल्कि उन पर अत्याचार करने आए थे। यानी चित्रकार फ्रांसीसी सेना की आलोचना कर रहा है, बता रहे हैं एज दे साइज अ पीजेंट कार्ट लेफ्ट। चित्र में कई जो ये डायग्राम है इसमें देखिए फ्रांस सैनिक एक किसान की बैलगाड़ी छीन रहे हैं। जो ये बैलगाड़ी है ये किसान की ये बैलगाड़ी जो है ये किसान की छीनी जा रही है और जो फ्रांस के लोग हैं, जो सैनिक हैं, वो इसे छीन रहे हैं। इसका अर्थ है कि युद्ध के समय सेना किसानों की संपत्ति अपने उपयोग में ले लेती थी, इससे किसान को भारी नुकसान होता था। हर सम यंग वुमेन सेंटर फॉर गार्ड, ठीक है, फॉर ग्राउंड। जो ये डायग्राम है इसके बीच में कुछ महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। फ्रांसीसी सैनिक उनके साथ भी दुर्व्यवहार कर रहे हैं। जो आर्टिस्ट हैं वो बताना चाहते हैं कि युद्ध का सबसे अधिक नुकसान सामान्य नागरिक, विशेषकर महिलाएं और बच्चों को होता था। नेक्स्ट है एंड फोर्स पीजेंट्स डाउन द नीज। जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने इस डायग्राम में बताया है, इस चित्र में बताया है, एक किसान की ज़बरदस्ती घुटनों के बल बैठाया जा रहा है। ज़बरदस्ती किसान को घुटनों के बल पे बैठा देना, इसका अर्थ है उन्हें अपमानित किया जा रहा है। यानी जो सेना स्वतंत्रता का संदेश लेकर आई थी वही जनता को अपमानित भी कर रही थी। नेक्स्ट लाइन है द प्लेग बीइंग अफिक्स्ड ऑन द ट्री लिबर्टी। द प्लेग बीइंग अफिक्स्ड टू द ट्री ऑफ लिबर्टी। उस पर एक तख्ती लगा दी, मतलब किस पर, जो पेड़ था उस पर एक तख्ता लगा दिया, एक लकड़ी लगा दी। यानी स्वतंत्रता के वृक्ष पर यह संदेश लिखा गया था, कैरीज अ जर्मन इंस्क्रिप्शन। जब वो जो लगाई गई तख्ती उस पर जर्मन भाषा में लिखा था। क्यों? क्योंकि ये जो चित्र था वो जर्मन का ही था। नेक्स्ट है टेक फ्रीडम एंड इक्वलिटी फॉर अस द मॉडल ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमैनिटीज़। इसका अर्थ है हमें स्वतंत्रता और समानता ग्रहण करो, हमसे स्वतंत्रता और समानता ग्रहण करो क्योंकि हम मानवता के आदर्श हैं। क्या बोला था उन्होंने? हमसे स्वतंत्रता और समानता ग्रहण करो, हम मानवता के अर्थ हैं। वो जो तख्ती लगाई थी उस पर यह लिखा हुआ था। यानी फ्रांसीसी सैनिक दावा कर रहे थे कि स्वतंत्रता देंगे, समानता देंगे, बेहतर शासन देंगे। ठीक है, दिस इज़ द स्कैरिस्टिक रेफरेंस। स्कैरिस्टिक का अर्थ होता है व्यंग, मतलब कि ये जो डायग्राम है, ये फिगर है, ये बता रहा है, ये कहता है कि यदि हम स्वतंत्रता की ओर बढ़ेंगे तो फिर किसान की गाड़ी क्यों छीनी जा रही है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार क्यों किए जा रहे हैं, लोगों के घुटनों को क्यों बैठाया जा रहा है। टू द क्लेम द फ्रेंच बीइंग आ लिबरेटर। फ्रांसीसी कहते हैं हम लोग को आज़ाद करने आए हैं, लेकिन चित्रकार कहता है कि वास्तव में शासक बनने आए हैं। यानी लिबरेटर मुक्तिदाता हैं, ऑक्यूपायर का मतलब होता है कब्जा करने वाला। दोनों में अंतर क्या है? लिबरेटर मतलब कि उन्होंने बोला कि हम फ्रीडम प्रोवाइड कर रहे हैं, पर जो राइटर, जो पेंटर हैं, वो बोल रहे हैं कि वो लोग कब्जा करने आए थे। हु अपोज द मोनार्की इन द टेरिटरीज बाय देम एंटर्स। फ्रांसीसी सेना जहाँ भी जाती थी वहाँ राजाओं के शासन का विरोध करती थी। वे कहते थे राजा नहीं, जनता सर्वोच्च है, लेकिन कई जगह उन्होंने स्वयं कठोर शासन किया, इसलिए लोगों ने उनके प्रति विरोध भी पैदा किया था।
मतलब इस डायग्राम की अगर हम बात करें, इसका मेन मोटिव ये है कि नेपोलियन और फ्रांसीसी सेना में यूरोप में स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रवाद के विचार में फैलाए गए, लेकिन कई स्थानों पर उनका शासन दमनकारी भी बना था, मतलब बहुत प्रभावी था। यही कारण था कि यूरोप के लोग बाद में अपने अपने देश के लिए स्वतंत्रता की मांग करने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट है एंजॉय अ न्यू फाउंड फ्रीडम। मतलब इसका अर्थ है कि नेपोलियन के सुधार का कारण बहुत से लोग पहली बार वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव हुआ। पहले किसान और आम लोग सामान्य अत्याचार होता था, उन पर अनेक प्रकार के कर लगाए जाते थे। व्यापारियों को भी अलग अलग राज्यों में व्यापार करने में कठिनाई होती थी, लेकिन नेपोलियन ने कई पुराने नियम समाप्त कर दिए और लोगों को लगा कि अब वो पहले से अधिक स्वतंत्र हो जाएंगे। नेक्स्ट है बिजनेस एंड स्मॉल स्केल producers of good and particular reason began to realize। बिजनेसमैन मतलब व्यापारी, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है छोटे उद्योग जो चलाते हैं उनका। पहले हर राज्य में अलग अलग नियम थे, व्यापार करना बहुत कठिन था। नेपोलियन के सुधारों के बाद व्यापार आसान हो गया, लेकिन यूनिफॉर्म लॉ का अर्थ है पूरे देश में एक जैसा कानून बनाया गया। पहले हर राज्य में अलग अलग कानून था। उदाहरण, यदि एक व्यापारी फ्रांस से इटली जाता था, वहाँ जाकर अगर उसको अलग कानून मिलते थे। नेपोलियन ने कहा पूरे क्षेत्र में एक समान कानून होंगे, इससे व्यापार सरल हो गया। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज्ड बेस ऑफ मेजर, मतलब एक ही वेट होगा, एक स्टैंडर्ड वेट होगा जो सभी लोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कॉमन नेशंस करेंसी, और एक ही करेंसी होगी, एक ही मुद्रा होगी। एंड फैसिलिटेट द मूवमेंट एक्सचेंज ऑफ गुड एंड कैपिटल फॉर रीजन ऑफ अनदर। मीन दैट एक समान और धन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आसान हो गया। गुड्स मतलब सामान होता है, कैपिटल का मतलब पूंजी होती है। व्यापारी को अधिक लाभ मिलने लगा। हाउएवर इन द एरिया कन्क्वायर्ड। ठीक है, अब जो राइटर थे उन्होंने दूसरा पक्ष रखते हुए बताते हैं कि लोगों में सुधार से लाभ मिला, लेकिन जिन देश पर फ्रांस ने कब्जा किया था वहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया अलग अलग थी। कैसे थी? दिस रिएक्शन वॉज लोकल पॉपुलेशन ऑफ फ्रेंच रूल मिक्स विद इनिशियल पास थ्रू द होलैंड एंड स्विट्जरलैंड। कुछ लोगों को फ्रांस का स्वागत किया, कुछ लोगों ने विरोध किया। इसलिए जैसे कि जो ये राइटर थे, इनका रिएक्शन जो था वो मिक्स्ड था। कैसे? किसने शुरुआत में बहुत से लोग खुश हो गए, तो उन्हें लगा फ्रांस हमें स्वतंत्र कर देगा, शासन का अधिकार देगा, राजशाही समाप्त हो जाएगी। इन मैनी प्लेसेस होलैंड एंड स्विट्जरलैंड, जैसे कि होलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इन सब जगह इनका स्वागत हुआ। और भी देश में से ब्रुसेल हो गया, मेनाज, मोलेन, बर्सल, यहाँ हर जगह इनका स्वागत हो रहा था, क्योंकि लोगों को पुराने शासक बहुत परेशान करके रखता था। उन्हें लगता था अब मेरा जीवन बेहतर हो जाएगा, इस वजह से उन लोगों को सबका स्वागत कर रहे थे। बट द इनिशियली एंथुसियास्ट द फ्रेंच आर्मी वॉज वेलकम एज द हर्बिगनर्स ऑफ लिबर्टी। हर्बिगनर्स का तो नई शुरुआत। लोगों ने फ्रांसीसी सेना की स्वतंत्रता का संदेश लाने वाली सेना बोला। ठीक है, बट द इनिशियली एंथुसियाज्म सोन टर्न इनटू द हॉस्टिलिटी। धीरे धीरे लोगों का उत्साह समाप्त हुआ। अब वे फ्रांस से नाराज होने लगे, क्योंकि फ्रांस केवल सुधार ही नहीं कर रहा था बल्कि उनके देश पर शासन भी कर रहा था। अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो टू हैंड विद द पॉलिटिकल फ्रीडम। नेपोलियन ने प्रशासन तो सुधारा, बट लोगों की राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं दी, जबकि सरकार जनता की नहीं बनी। फैसले अभी भी फ्रांस ही ले रहा था। इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्स भी बढ़ा दिए गए। ठीक, इससे भी लोग नाराज थे। सेंसरशिप आ गई, मतलब कि सरकार द्वारा समाचार, किताबें, विचार, मतलब खुलकर कोई बोल नहीं सकता था। फोर्स एंड कंस्क्रिप्शंस इन द फ्रेंच आर्मी इज रिक्वायर्ड टू द कन्क्वेयर रेस्ट ऑफ यूरोप। नेक्स्ट, कॉन्स्क्रिप्शन का अर्थ होता है जबरदस्ती सेना में भर्ती कराना। जो युवा थे, फ्रांस की सेना क्या कर रही थी, उनको फोर्सफुली अपनी आर्मी में भर्ती कर रही थी। टू कन्क्योर द रेस्ट ऑफ यूरोप,
सैनिकों का उपयोग फ्रांस पूरे यूरोप पर कब्जा करने के लिए कर रही थी, इसलिए लोगों को लगा हमारी स्वतंत्रता के नाम पर हमारा ही उपयोग किया जा रहा है। आउटवेट द एडवांटेज, अब लोगों को लगने लगा था कि सुधार से जितना लाभ मिला उससे कई अधिक नुकसान भी हो रहा है, इसलिए फ्रांस के लोग राष्ट्रवाद बढ़ाने लगे। ठीक है, अब एक डायग्राम दिया है, द कुरियर ऑफ द रेनलैंड लॉस ऑल द हैज़ इन वे ऑफ द होम। यह एक कार्टून है, इसमें ये दिखाया गया है कि जो नेपोलियन का एक डाकिया है, जो कुरियर है, उसको दिखाया गया है, उसकी पीठ पर एक बड़ा बैग है, उस बैग में कागज़ नीचे गिर रहे हैं, हर कागज़ उस क्षेत्र का नाम है, हर कागज़ पे उस क्षेत्र का नाम लिखा हुआ था। लेकिन लिजिंग की लड़ाई 1813 से हारने के बाद नेपोलियन एक एक करके अपने सारे क्षेत्र खोता चला जा रहा है। जो नेपोलियन पूरे यूरोप में जीतना चाहता था वह अब आदमी जीते होकर वापस लौट रहा है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आज आप सभी लोगों के साथ हमने ये टॉपिक शेयर किया है। अगर आप सभी को ये पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टॉपिक है अब आप सभी का द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी देखिए। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।